हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे एसएससी के सारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वह सीजीएल हो, स्टेनो ग्रुप सी और डी हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, एफसीआई हो या जनरल ड्यूटी हो, या और भी कोई दूसरे भी एग्जाम्स आपके होंगे। जैसे कि अभी बिहार पुलिस का एग्जामिनेशन है, उसमें भी आपको इस टॉपिक से रहेगा प्रश्न। तो हम लोग जनरल रूल पढ़े थे नरेशन का, और उसके बाद स्पेशल रूल स्टार्ट किए थे। तो स्पेशल रूल में हम लोग पढ़ चुके थे असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। और आज हम लोग लास्ट पढ़ेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, कि यदि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस अगर डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है तो वैसी स्थिति में उसको इनडायरेक्ट किस रूल को फॉलो करके हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो देर नहीं करते हुए हम लोग चलते हैं टॉपिक की ओर। तो देखिए, सबसे पहले तो यह जानिए कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है क्या। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, तो एक्चुअली एक्सक्लामेटरी सेंटेंस उस सेंटेंस को कहते हैं जिसे मनुष्य के फीलिंग्स का बोध हो, यानी ह्यूमन फीलिंग्स। और वह फीलिंग्स किस चीज का हो सकता है? तो जॉय का होगा, सौरो का होगा, कंटेम्प्ट का होगा, सरप्राइज का हो सकता है, एप्लॉज का हो सकता है। एप्लॉज मीन्स प्रशंसा। प्रेज भी हम लोग यहां लिख सकते हैं। इसके अलावा हम लोग हेट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन फीलिंग्स ऑफ जॉय, सॉरो, कंटेम्प्ट, सरप्राइज, एप्लॉज या प्रेज, हेट इत्यादि का जिस वाक्य से बोध होता है उसको हम लोग कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में एक नोट ऑफ एक्सक्लामेशन रहता है। तो ध्यान रखिएगा कि और किस सेंटेंस में हम लोग नोट ऑफ एक्सक्लामेशन का यूज कर रहे थे? तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में, जो मे से शुरू हो रहा था। तो दोनों में नोट ऑफ एक्सक्लामेशन का मार्क रहेगा, लेकिन आपको देखना है कि वह एक्सक्लामेटरी है अथवा ऑप्टेटिव है। तो ऑप्टेटिव का सबसे बड़ी पहचान क्या है? कि वह मे से शुरू होगा, और इसमें क्या रहेगा? तो इंटरजेक्शन दिए हुए रहते हैं, जैसे ओह, आह, एलास, अभी हम लिख करके बतलाएंगे। तो वो सारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो जाएगा। तो जब यदि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस रहेगा तो उसमें ह्यूमन फीलिंग्स ऑफ जॉय, सॉरो, कंटेम्प्ट, सरप्राइज, एप्लॉज और प्रेज, हेट इत्यादि का फीलिंग्स होता है, यानी उसका अर्थ निकलता है। जैसे हम कहते हैं ओह शी डाइड, मान लीजिए यही लिखे ओह शी डाइड, आह उसकी मृत्यु हो गई। यहां दुख प्रकट किया जा रहा है। यह जो ओह, जो नोट ऑफ एक्सक्लामेशन जो लगा है, तो यहां पर यह कि इसको क्या कहते हैं? एक्सक्लामेटरी वर्ड कहते हैं, क्योंकि यह क्या है? एक इंटरजेक्शन है। तो जिस वाक्य में इंटरजेक्शन का यूज हुआ हो और यह नोट ऑफ एक्सक्लामेशन हो, तो यह पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है क्या। अब इसको हम लोग एक चीज और इसमें देख लेते हैं। ओह, आह, एलास, फाई फाई, फाई फाई मतलब छी छी, हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। तो ये सब क्या है? एक्सक्लामेटरी वर्ड्स हैं। तो जिस सेंटेंस में ये लग जाएगा वह एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो जाएगा। और कुछ एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज व्हाट और हाउ से भी शुरू होते हैं, ध्यान रखिएगा। व्हाट या हाउ से भी कुछ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस शुरू होते हैं और अंत में एक्सक्लामेशन का चिन्ह रहता है। जैसे हम कहते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन,
व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। जैसे क्या हो रहा है, आश्चर्य का बोध हो रहा है, या यह कह सकते हैं कि खुशी का बोध हो रहा है। तो यह भी सेंटेंस क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। फिर लिखते हैं कि फाई ही फेल्ड अगेन, वह फिर फेल कर गया। फाई ही फेल्ड अगेन, छी वह फिर फेल कर गया। तो इससे किस चीज का बोध हो रहा है, कॉन्टेम्प्ट का, घृणा का, या सौरो का। तो यहां पर फाई से एक्चुअली कॉन्टेम्प्ट का बोध होता है, यानी घृणा का बोध होता है। तो आपको ध्यान देना है कि किस चीज का बोध हो रहा है। अब इसमें अब जैसे ओह आह एलॉस है, तो इससे किस चीज का बोध होगा बतलाइए। इसे सौरो का बोध होगा नहीं, इससे कॉन्टेम्प्ट का बोध होगा, या यूं कह लीजिए कि हेट का बोध होगा। जैसे हुर्रा, हिपी हुर्रे, ब्रेवो, वेल डन। तो ये सब क्या है, ये जॉय का बोध कराता है, नहीं खुशी का बोध कराता है। तो ध्यान रखिएगा कि जिसका अर्थ निकलेगा उसी के अनुसार हम लोग वर्ब का प्रयोग करेंगे। वो कैसे करेंगे अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए और जल्दी जल्दी जुड़ते जाइए आप लोग, और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, कि हम लोग ये देख पाए कि कितने लोग हम लोग स्टडी कर रहे हैं। चलिए, ना हो तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप, और इसको हम लोग आगे अब देखते हैं कि रूल्स इसको इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे। तो इसके लिए रूल्स समझिए कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है, सेट को हम लोग बदलेंगे एक्सक्लेम्ड विथ। अब ध्यान रखिएगा कि एक्सक्लेम्ड विथ तो कॉमन है, लेकिन यहां जॉय, सौरो, कॉन्टेम्प्ट, या यह कह लीजिए कि हेट, यह भी कह सकते हैं। जहां सरप्राइज का बोध होगा वहां सरप्राइज लिखेंगे, जहां प्रशंसा का बोध होगा वहां एप्लॉस लिखेंगे, या प्रेज भी लिख सकते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच का जैसा अर्थ निकलेगा उसके अनुसार हम लोग यहां पर जॉय, सौरो, ये सब नाउन का प्रयोग करेंगे। तो ये सब नाउन कब आएगा, एक्सक्लेम्ड विथ के बाद आएगा। तो सेट को किस में बदलेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, सौरो, कॉन्टेम्प्ट, हेट, सरप्राइज, एप्लॉज, प्रेज इत्यादि में। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे कि एक्सक्लामेटरी वर्ड्स जो रहेगा, यानी इंटरजेक्शन जितना यूज किया हुआ रहेगा उसको हटा देंगे। फर्स्ट रूल तो यह हो गया। सेकेंड रूल पर ध्यान दीजिएगा कि एक्सक्लामेटरी वर्ड्स या यूं कह लीजिए कि इंटरजेक्शंस, तो जो भी एक्सक्लामेटरी वर्ड्स जिसको कि इंटरजेक्शंस कहेंगे, ये सब हटा दिया जाएगा, डिलीटेड। इसको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, क्योंकि इसी के अर्थ के अनुसार हम लोग इनका प्रयोग करते हैं। इसी के अर्थ के अनुसार हम लोग ये लिखते हैं, जॉय लिखते हैं, सौरो लिखते हैं, कॉन्टेम्प्ट लिखते हैं, या हेट लिखते हैं, सरप्राइज लिखते हैं, या एप्लॉज लिखते हैं, या फिर प्रेज लिखते हैं। तो किसके अनुसार, ये जो इंटरजेक्शंस लगे हुए रहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये सब चीज, तो ये सब चीज जहां लगे हुए रहेंगे तो ये सब डिलीट हो जाएगा। जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे, और इसको हटाने के बाद जैसा मीनिंग देगा वैसा हम लोग नाउन यहां पर लगा देंगे इस तरह से। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है कि जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा है वो तो इनडायरेक्ट में क्वाइट नेचुरल है कि उसको हटा दिया जाता है। तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके यहां पर हम लोग क्या करेंगे, जहां दैट लगाते थे इसमें भी दैट कंजक्शन का ही प्रयोग करेंगे, दैट कंजक्शन का ही प्रयोग करेंगे। उसके बाद एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो दिया हुआ है आपका, इसको हम लोग असर्टिव में बदल देंगे। जैसे कि पीछे के लेक्चर में भी हम लोग चेंज कर रहे थे
चाहे वो इंट्रोगेटिव हो, ऑप्टेटिव हो, सबको हम लोग क्या बना रहे थे, एसर्टिव बना रहे थे। तो नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन हट जाएगा और सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा। प्रोनाउन जो रहेगा उसी रूल्स सन फॉर्मूला के अनुसार चेंज होगा। टेंस जो चेंज होगा, जो चेंजेज ऑफ टेंस आप लोग को बताया गया है उसी के अनुसार चेंज होगा। ठीक है, आई होप इसको आप समझ गए होंगे। तो चलिए, तो अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। अब जैसे हम लिखते हैं कि सी सेड, ब्रेवो, शाबाश, यू हैव won the race, शाबाश, तुमने मैच रेस जीत लिया है। तो अब इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो अब ब्रेवो से किस चीज का मीनिंग निकल रहा है, प्रशंसा का या जॉय का, यह कह सकते हैं। तो सिंपली यहां पर जब इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी एक्सक्लेम्ड विथ एप्लॉज, या आप जॉय भी लिखिएगा तो गलत नहीं होगा। ऑप्शन में आपका जो रहेगा एप्लॉज रहे, प्रेज रहे या जॉय रहे, तीनों सही है। लेकिन आगे भी ध्यान देना है, ये ब्रेवो शब्द क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और उसके बाद ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके क्या लगाना है हम लोग को, दैट लगाना है। अब यू हैव वन द रेस, अब यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आ गया, और सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। और यहां पर आपका ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है, तो याद कीजिए, आप लोग को बताए थे। हाँ, तो सी सेड ब्रेवो यू हैव वन द रेस, तो जो फर्स्ट और थर्ड जो बताया जा रहा है, यू यहां पर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है और यह बदलेगा किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। और यहां ऑब्जेक्ट दिया हुआ है ही नहीं। तो आप लोग को लास्ट लेक्चर में बतलाए थे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ हो तो वैसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, या तो फर्स्ट पर्सन के अनुसार या फिर थर्ड पर्सन के अनुसार हम लोग प्रोनाउन को लाते हैं। और यह भी बतलाए थे कि वहां आपका लैंग्वेज स्किल भी काम करना चाहिए, क्योंकि यहां पर थर्ड पर्सन दिया हुआ है, इसलिए हम लोग फर्स्ट पर्सन के अनुसार यहां चेंज करेंगे। और यहां पर क्या हो जाएगा, सी एक्सक्लेम्ड विथ एप्लॉज और जॉय दैट, अब यू बदलेगा किस में, आई में, आई हैड वन द रेस। अब देखिए एक और सेंटेंस कि द टीचर सेड वेल डन माय बॉयज यू हैव गॉट गुड मार्क्स। अब इसको अगर इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो हो जाएगा द टीचर एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या प्रेज वेल डन। जिससे किस चीज का बोध हो रहा है, किस चीज का बोध हो रहा है कि बहुत अच्छा किया, यानी प्रशंसा का बोध हो रहा है। तो ये डिलीट हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विथ जॉय और प्रेज दैट। अब यू बदल जाएगा किसके अनुसार, स्टूडेंट्स के अनुसार, प्लूरल है, तो इसलिए यहां पर हम लोग दे थर्ड पर्सन के अनुसार बदलेंगे। तो दे हैड गॉट गुड मार्क्स, ये आपका ये सही होगा। और इसके बाद अगर मान लीजिए कि अगर हम दे देते हैं एक सेंटेंस, अब देखिए कि कुछ सेंटेंस आता है जो व्हाट और हाउ से शुरू होता है, कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट और हाउ से शुरू होता है। तो वैसी स्थिति में हम लोग को ध्यान देना है कि व्हाट और हाउ के बाद नाउन आया है कि नहीं। अगर नाउन आया होगा तो व्हाट और हाउ को चेंज करेंगे ग्रेट या बिग में। किस में करेंगे, ग्रेट में या बिग में, ठीक है। अगर नाउन नहीं है, मान लीजिए कि सिर्फ एडजेक्टिव दिया हुआ है, नाउन है ही नहीं, क्या दिया हुआ है उसके बाद, एडजेक्टिव। तो इस एडजेक्टिव को देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, व्हाट और हाउ को अब यहां पर बदल देंगे वेरी में या ग्रेटली में। ये एडवर्ब बन जाएगा, क्योंकि एडजेक्टिव के लिए यूज हुआ है, तो ये एडवर्ब बन जाएगा कौन, व्हाट और हाउ के बदले में। अगर नाउन रहेगा तो इसको, इसके जगह पर हम लोग एडजेक्टिव लगा देते हैं, ग्रेट या बिग, वह भी वाक्य के मीनिंग के अनुसार। आप देखेंगे कि कहीं पर ग्रेट सुटेबल होगा तो कहीं पर बिग सुटेबल होगा। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। ये आपके प्रैक्टिस पर निर्भर करता है कि आप कितना प्रैक्टिस किए हैं कि कहाँ ग्रेट लगावे, कहाँ बिग लगावे, कहाँ वेरी लगावे, कहाँ ग्रेटली लगावे। तो सबसे बड़ी चीज है कि व्हाट और हाउ को हम लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे। जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो क्या करेंगे, व्हाट और हाउ को, इसको हम लोग डिलीट कर देंगे। ध्यान रखिएगा, इसको क्या कर देंगे, डिलीट, यानी हटा देंगे। और इसके जगह पर अगर नाउन दिया हुआ रहेगा इसके बाद, सिर्फ नाउन,
तो वैसी स्थिति में इसको हम लोग बदल देंगे ग्रेट में या बिग में। यदि यहां एडजेक्टिव दिया हुआ होगा, यानी व्हाट हाउ के बाद क्या होगा एडजेक्टिव, तो इस एडजेक्टिव को देखते हुए यहां पर हम लोग एडवर्ब का प्रयोग करेंगे। वह एडवर्ब होगा वेरी या ग्रेटली। तो ध्यान देना है कि इसके बाद नाउन आ रहा है या इसके बाद एडजेक्टिव आ रहा है। यदि नाउन आएगा तो व्हाट और हाउ के जगह पर हम लोग ग्रेट या बी का प्रयोग करेंगे, और अगर इसके बाद एडजेक्टिव आ रहा होगा तो वहां वेरी या ग्रेटली एडवर्ब का प्रयोग करेंगे। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। चलिए तब कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम कहते हैं सी सेड व्हाट अ लवली फ्लावर इट इज। यहां एक चीज यह भी ध्यान दीजिएगा कि इट इज आपको लगा हुआ भी रह सकता है और नहीं भी लगा हुआ रह सकता है। ध्यान देना है कि इस तरह के सेंटेंस में जब नाउन रहेगा तो इट इज का प्रयोग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर हम लिखते हैं कि व्हाट ए लवली फ्लावर और यहीं पर एक्सक्लेमेशन का मार्क दे देते हैं, इट मीन्स कि इट इज उसमें छुपा हुआ है। इट इज क्या हुआ है, हिडन है, छिपा हुआ है। तो जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इट इज का हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, दिया हुआ रहेगा तो भी और छिपाया हुआ रहेगा उस पर भी। जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इट इज को दिमाग में रखते हुए आपको इनडायरेक्ट बनाना है। तो चलिए अब इसको हम लोग बनाते हैं कि कैसे बनाएंगे। अब व्हाट और हाउ आता है तो जनरली सरप्राइज या जॉय का बोध होता है। किसका प्रयोग होता है, किसका बोध होता है, जॉय या सरप्राइज का। सी सेड, उसने कहा व्हाट ए लवली फ्लावर, कितनी सुंदर फूल। तो वैसी स्थिति में यहां पर क्या हो जाएगा, सी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट। अब यह यहां पर मान लीजिए कि यहीं तक सेंटेंस है तो इट इज को दिमाग में रखेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, इट वाज, क्योंकि इसको असर्टिव बनाना है तो इट सब्जेक्ट बन जाएगा, उसके बाद वाज वर्ब, क्योंकि यहां पर पास्ट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब। तो इट वाज ए वेरी लवली फ्लावर, फुल स्टॉप। ये इसका इनडायरेक्ट हो गया। अब लिखते हैं सी सेड हाउ फुल यू आर, कितने बड़े मूर्ख हो तुम, कितने बड़े मूर्ख हो तुम। तो यहां पे क्या हो जाएगा बताइए, इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, सी एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। अगर कुछ नहीं समझ में आवे तो सरप्राइज लिखिए, और नहीं तो यहां पर कॉन्टेम्प्ट का बोध करा सकते हैं, हेट का बोध करा सकते हैं, घृणा का बोध करा सकते हैं। दैट, या तो यह भी सही है और यह भी सही है, दैट। अब यहां पर देखिए कि हाउ फुल, अब यहां पर फुल क्या है, नाउन है। अब जब नाउन आ गया तो वैसी स्थिति में क्या करेंगे बताइए, बताए थे बिग या ग्रेट में बदलेंगे तो यू पहले आ जाएगा। जब असर्टिव बनाएंगे तो यू किसके लिए आया, यहां पर देखिए ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं रहेगा तो फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन। आई वॉज ए बिग फुल, यहां आई के जगह हम लोग ही भी लगा सकते थे, तो दोनों सही है। तो आपके ऑप्शन में देखना है कि कौन सा शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी आपका खत्म हो गया। अब यू आर फ्री टू प्रैक्टिस मिसलेनियस एक्सरसाइजेज ऑफ नरेशन, यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसको आप लोग रिवाइज कीजिए। सबसे पहले तो इसको रिवाइज कीजिए, टॉपिक वाइज बना डालिए, उसके बाद मिसलेनियस जो भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है उसको आप लोग बनाइए। ये सारे बस इससे बाहर आपका उसमें नहीं पूछा हुआ रहेगा। एक चीज और आता है कि जैसे गुड मॉर्निंग, तो ये तो आपको पहले डिस्कस कर दिए थे, ठीक है। और इसके अलावा कुछ अगर आ भी जाता है तो आप अगर इतना समझ गए हैं तो अपने
लैंग्वेज स्किल से उसके ऑप्शन पर आप पहुंच जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। तो इसलिए आप लोग उस पर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, दैट्स ऑल इन दिस टॉपिक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।